नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ अभी खास बातचीत के लिए आलोक मेहता जी हैं। आज जिस तरह से हम 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही गौरव से मना रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए एक अपना भाषण लाल किला से दिया और लाल किला से उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उनका इस बार का सबसे बड़ा जो भाषण था, लगभग 98 मिनट उन्होंने लाल किला के वहां पर खड़े होकर और देश और दुनिया के सब तमाम सारे जो लोग थे उनको सुन रहे थे कि उनके मुंह से क्या निकलने वाला है। और आज उन्होंने जो विशेष बात की है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से हम देश को 2047 तक विकसित करने का एक जो उन्होंने सपना देखा है, उस सपने में देश और सभी नेता, चाहे सभी लोगों को एक साथ आने के लिए बोला है। सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का भाषण रहा उसमें क्या मुख्य बिंदु थे, क्या चीजें जो आपने सुनी सर? जी। पहले तो हमारे दर्शकों के लिए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और ये गौरव की बात है कि लाल किले से 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। और ये बात सही है कि पूरी दुनिया की निगाह रहती है भारत के लोकतंत्र पर, क्योंकि पड़ोसी देशों में जो हालत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब राज्य प्रदेशों में, सब देशों में जिस तरह की स्थिति है उसमें, और दुनिया के कई और मुल्कों के मुकाबले में भी, विकसित देशों के मुकाबले में भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। और इसलिए उसमें उन्होंने गैर राजनीतिक बातें भी बहुत अधिक कही। राजनीतिक बातें निश्चित पार्टी का कार्यक्रम नहीं, प्रधानमंत्री जब संबोधित करते हैं तो उपलब्धियों के साथ कैसे पंचायत स्तर से लेके केंद्र तक भागीदारी हो, राज्य सरकारों की भी भागीदारी हो, चाहे वो किसी पार्टी की हो। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राजनीति में बड़े बदलाव के 2-3 बड़े मुद्दे कहे कि पंचायत से लेकर के नगर पालिका, नगर निगम, राज्य विधानसभाएं, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, माने संसद में तक जो 1 लाख लोग आने वाले वर्षों में तैयार होना चाहिए, जो राजनीति में नहीं रहे उनका परिवार, जो राजनीति के खुद पहले नहीं रहे लेकिन नए लोग जैसे आएंगे तो उससे एक नए तरह का छन करके, जैसे कहते हैं कि अमृत काल है भारत का। और जैसा उन्होंने कहा कि स्वर्णिम, यदि आप कहें, कहें जिस तरह से भी उसको माना जाए, लेकिन सही बात यह कि 75 साल के बाद, और अब तो 78वां वर्ष शुरू हुआ है, ऐसी स्थिति में आजादी के बाद और राज्यों की जो भूमिका है, उनका कहना था कि जो किसानों के लिए योजनाएं हैं, जो पानी देने की योजना है, जो घर महिलाओं को देने की बात है, तो क्रियान्वयन, शिक्षा की नीति, रोजगार के लिए भी शिक्षा से जुड़ी हुई जो नई नीति बनी है 2020 में, तो ऐसे मुद्दों को जो समाज को एक नई जागृति दे, नई दिशा दे। और जो कई बार राज्यों में भी जो चुनाव होते हैं, हर बार 4-6 महीने में चुनाव होते हैं, उसका जिक्र कर एक बार फिर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि एक देश एक चुनाव। और ये सही है, 67 से पहले तो सब ऐसे ही, 67 तक तो चुनाव एक ही होते थे। जो लोग आपत्तियां कर रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों से इस पर निर्णय करके सहमति बनाने पर का भी आग्रह किया। और इसी तरह से समान नागरिक संहिता, देखिए राज्य अलग है तो वहाँ गोवा का राज्य का अधिकार हो, और महाराष्ट्र का अलग हो, और गुजरात का अलग हो, या जाति धर्म के आधार पर अलग हो। इसके बजाय उन्होंने जोर दिया है कि जो संविधान के हमारे निर्माताओं ने सोचा था, इसलिए राज्यों में भी कोई तरह का भेदभाव न होकर समान नागरिक संहिता के लिए, चूंकि एक बहस उस पर शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट तक भी उस पर कह चुका है। इसलिए मैं इस बात को महत्व दे रहा हूँ कि जो का डिजिटल चैनल या हमारे चैनल में जो राज्यों के लोग हैं उनको ये पता हो कि प्रधानमंत्री ने उपलब्धियां की, उसको आप कह सकते हैं कि तो कई बार हमें मालूम होता है कैसे प्रगति हो रही, सब अपने इलाके में देख रहे हैं, लेकिन जो नई बातें कही, और मैं 1972 से 1972 से मैं बल्कि खुद लोग वहां पर एक पत्रकार के नाते लाल किले में ही जाकर रिपोर्टिंग करते हुए भाषण सुने हैं। अब तो पिछले वर्षों से, अब तो चूंकि टेलीविजन पर लाइव होने लगा और खुद हम टीवी प्रोग्राम में बैठे होते हैं, तो वहां नहीं जाकर के टेलीविजन चैनल पर देश में नहीं, आप अमेरिका या ब्रिटेन में, जर्मनी में, घाना में, अफ्रीका में, एशिया के किसी कंट्री में, जापान, चाइना में बैठे हो तो अपने लैपटॉप पर या किसी भी साधन से भारत में प्रधानमंत्री जो बोल रहे देख सकते हैं। ये जो संचार क्रांति है,
पंचायतों में 2 लाख पंचायतों में डिजिटल से जो काम होने लगा है, ये केंद्र और राज्यों के संबंधों को रेखांकित करता है कि जो योजना है किसान को यदि सीधे उनके अकाउंट में मिलना, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलना। लोग इस बात पर भी आपत्ति करते हैं कि अनाज दे रहे हैं क्या, लोग इंडेक्स तो ये कहता है, वर्ल्ड का इंडेक्स ये कहता है। अरे भाई, वो विकसित देश ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इनको भूखमरी की वजह से नहीं, यदि उनके पास यदि अनाज 5 किलो 10 किलो मिलेगा, उस परिवार के पास फिर जो और आमदनी मजदूरी करके दूसरा काम करके जो मिलता है, या अच्छा है उसके पास जो भी काम करना जानते हैं, या घर परिवार में बच्चे को पढ़ाना है, किसी को कपड़ा लेना है, उस धन का उपयोग जो कम आय वाले ऐसे गरीब लोग हैं उनको कहने को मिलेगा तो वो काम कर पाएंगे। बगैर उसके स्कूल जा सकेगा बच्चा तो वो आगे बढ़ करके काम कर सकेगा। यदि अस्पताल की सुविधाएं होंगी, आयुष्मान भारत जिसपे इतने करोड़ लोगों को, 12-13 करोड़ लोगों को उसकी सुविधाएं मिलने लगी, ऐसे ही जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको उन्होंने बताया कि कैसे कितने करोड़ महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। और वो लखपति महिलाएं वाला जो प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो महिलाएं आत्मनिर्भर गांव की, आदिवासी इलाकों की, पूर्वोत्तर क्षेत्र की, जम्मू कश्मीर की, राजस्थान की और ऐसे देश के हर हिस्से में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना है और स्वरोजगार के जरिए क्या योजनाएं हैं, और दुनिया में भारत कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, मेडिकल की सुविधाएं और मेडिकल कॉलेज कितने बढ़ रहे हैं जिससे कि डॉक्टरों की कोई कमी ना हो। इस बात की भी गौरव की बात है कि भारत देश से ही निकले हुए लोग दुनिया के 40 से 50% ऐसी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में जो बैठी हैं, जापान में बैठी हैं, ब्रिटेन जर्मनी में बैठी हैं, उनमें भारतीय मूल के सीईओ काम कर रहे हैं। यहीं से पढ़े हुए बच्चे हैं वो, या वहां पर पढ़ करके भारतीय परिवार के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में जो गौरव की बात है कि भारत का लोकतंत्र ही मजबूत नहीं हुआ, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ क्रांति हो गई है, अभी कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आत्मनिर्भरता के लिए 2047 तक विकसित भारत बन सके, चाहे वो सौर ऊर्जा से हो, परमाणु ऊर्जा से हो, रक्षा के साधन में 70% से 74% तक अब ये कह दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग पैसा लगाएं। आज यूपी जैसे इलाके प्रदेशों में यदि आत्मनिर्भर बनने के लिए हथियार, मतलब उनके कारखाने लगेंगे। अमेरिका की तो पूरा निर्भर जो आर्थिक है वो इस पर निर्भर है कि हम हथियार बनाते और बेचें। भारत के छोटे छोटे देश भारत से अभी भी कुछ लेते हैं, लेकिन यदि हमारे पास अपने हथियार बनाने के कंपनियां होंगी जो वहां से आकर के, चाहे विदेशी कंपनियां भी हों, और भारत में वो पूंजी निवेश करें, हमारे पास अपने खुद जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जैसे तेजस है विमान हमने बनाया, तो ऐसे कितने ही विमान हम बनाए, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। उसके साथ और आधुनिक फैक्ट्रियां यदि लगेंगी तो उनमें जॉब भी मिलेगा और हम आत्मनिर्भर होंगे। और बाद में इन देशों को चाहे अपनी आत्म सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देशों को हथियार भी दे सकेंगे और उससे भारत की आमदनी बढ़ेगी। ऐसे जो मुद्दे बताए गए, ये इस बात का प्रमाण है कि ये एक विजन है जिसमें पहले ये जो होता था कि औपचारिकता हुई, आपने खाली जो काम कर रहे हैं एक वार्षिक रिपोर्ट की टाइप बजट भाषण की तरह पढ़ दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा से हट करके जो और जितना वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपने ठीक कहा कि वो 96 मिनट तक उतना बोलना, उससे भी ज्यादा उनका भाषण लंबा था। और मैं तो मानता हूँ कि 2 घंटे यदि बोलना लाल किले से और ऐसे जहाँ सुरक्षा की इतनी चिंताएं रही हो, लेकिन उसके बाद बच्चों से लेकर बड़ों तक जो वहाँ महिलाएं हैं, सैकड़ों लोग जो उपस्थित थे, हजारों, उनके बीच में निकल करके काफी समय दे करके सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ना, और कभी किसी को हाथ हिलाते हुए, कभी उनके बीच में उनसे 2-4 शब्द बोलते हुए, बात करते हुए, ये जनता से जोड़ने वाला जो उनका अभियान है, जो गांव आदिवासी इलाकों में जाते हैं तब भी यही करते हैं, शहरों में महानगरों में जाएं या विदेश जाते हैं तब भी जनता से जुड़ने का, तो जो उन्होंने संदेश दिया, जो मूल बात है कि भारत विकसित भारत की तरफ जो बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर होने के लिए हम मिल करके, कोई एक व्यक्ति एक सरकार नहीं कर सकती, उसमें समाज को जोड़ करके काम होगा। उसमें राजनीतिक भिन्नताएं ठीक है, उसमें इसलिए उन्होंने कहा कि आप किसी भी दल को ज्वाइन करें 1 लाख लोग, ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि हर दल में, चाहे लोग किसी दल में जहां उनकी विचारधारा उनको ठीक लगती है, जो नेतृत्व तो ठीक लगता है, वो उस किसी पार्टी से, लेकिन नए लोग आने चाहिए। उससे जो एक पुराना ढर्रा है उसको बदलने का जो प्रयास वो खुद भी कर रहे हैं। हाल के वर्षों में कई मंत्री, कई विधायक, कई जो बने हैं, सांसद बने हैं, वो पहली बार आए हैं, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभाओं में हो। लोग बड़ा सरप्राइज होते हैं
खुद नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब वो किसी भी सदस्य नहीं थे, न विधानसभा के संसद के। प्रधानमंत्री बने तब सांसद सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने सफलताएं पाई है, तो ये वो प्रमाण देना चाहते हैं। जबकि उनका तो संगठन में आरएसएस से काम था, बीजेपी से था। वो कह रहे हैं कि जिनके परिवार में भी जो परिवारवाद और जातिवाद, जो सबसे बड़ा कलंक उन्होंने जो बार बार चर्चा की, क्योंकि जातिवाद का भूत इस समय कई लोगों के दिमाग में घूम रहा है, नेता खासकर राजनीतिक दल तो नाम तो नहीं लिया, इसी तरह से बंगाल का नाम नहीं लिया, लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हुई है, तो प्रदेश का नाम लिए बिना उन्होंने उसको बहुत कठोर से कठोर दंड देना, ऐसे जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं और जो निस्वार्थी तो भारत के खिलाफ जो गतिविधियां करते रहते हैं, गड़बड़ी करने की जो कोशिश करते हैं, और उसमें हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद से लड़ना हो या बंगाल में ऐसे अवांछनीय तत्व, माओवादी तत्व जो घुस जाते हैं और जो गड़बड़ करते हैं, या किसी पार्टी की सरकार हो, तो उस दृष्टि से पूरे देश को एक तरह से संबोधित करने का अर्थ ये है कि आप उन सब की समस्याओं का एक एक करके, उन्होंने एक एक जो महत्वपूर्ण विषय है उन सबको छुआ और उसके रास्ते भी बताए। हमें शुरू में लग रहा था कि खाली उपलब्धि बता रहे हैं, नहीं, बाद में उन्होंने चुनौतियां और समाधान, आगे क्या हो सकता है, जो नक्शा सामने दिखाई देता है अंतरिक्ष तक जाने का, भारत को कैसे विकसित बना करके यहाँ की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर होगा, कोई गरीबी सही मायने में उस तरह का गरीब न दिखाई दे, ये जो एक क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक बदलाव भारत में हो, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया। जी बिल्कुल सर, और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा सर, उन्होंने बोला कि जो सिविल कोड है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लागू होता है, उसको कम्युनल कोड उन्होंने बताया, और अब उन्होंने कहा कि अब ये सर्कुलर कोड होना चाहिए। तो इस पे इस जो बयान था, ये जो भाषण था, इस पे ये मुख्य बात क्या थी इनके सामने? जी देखिए, ये उन्होंने राज्यों का नहीं, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि राज्य कुछ गोवा जैसा राज्य हो सकता है जहां इस समान नागरिक संहिता जैसी चीज लागू है, या अभी उत्तराखंड ने प्रस्ताव पास करके विधानसभा से भी कर लिया, सरकार ने कर लिया प्रयोग के तौर पर, अभी वहां शुरू हुआ है, कुछ और राज्यों में भी पास होना है। लेकिन हाँ, वो जो उन्होंने नाम नहीं लिया, चूंकि उसको वो कोई भी राजनीतिक या सांप्रदायिक कलर नहीं देना चाहते थे। सबसे बड़ा विवाद राज्यों में अलग, जो हम बात कर रहे थे कि नागरिक संहिता अलग अलग क्या है, धर्म के आधार पर, इसलिए उन्होंने सेक्युलर, जबकि आमतौर पर बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्युलर शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज ये भी एक बात है, क्योंकि लोग उसी भाषा को समझते हैं कि जब सेक्युलर का ठेका तो कांग्रेस, राहुल गांधी ने या अखिलेश यादव ने या लालू यादव ने या सीपीएम ने लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि असली सेक्युलरिज्म तो वो है जब सबकी समान नागरिक संहिता हो, वरना ये जो पर्सनल लॉ, मुस्लिम खास करके उनके उसमें पर्सनल लॉ बता करके वो कुछ भी शरीयत में ये लिखा हुआ है, कई बार वो कुरान में नहीं लिखा है। कुरान शरीफ जो है बड़ा पवित्र ग्रंथ है, उसमें जो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने उसको परंपरा बना दिया और कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर आप तलाक का तो खत्म कर ही दिया सरकार ने, बगैर अभी समान नागरिक संहिता आए बिना भी उसको काम तो सरकार ने कर दिया। लेकिन ऐसे कई कदम हैं जिससे महिलाओं को, जैसे 370 खत्म किया गया या न्याय संहिता नहीं बनाई गई, उसी तरह से सबके अधिकार समान हो देश में। ये क्यों हो कि एक महिलाओं को एक राज्य में आपको कहा कि आप घूंघट निकाल के रखेंगे, आप जो है बुर्का पहन के रहेंगे, एक राज्य में आप कहेंगे नहीं, हमारे धर्म में ये नहीं है, या उस इलाके में इस धर्म में तो ये लागू है। इसलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया, खास करके महिलाओं के लिए या अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए। तो यदि अधिकार होंगे, बेटी का अधिकार सबके लिए एक जैसा हो, कानून में यह क्यों हो कि इस धर्म का यदि बेटी है तो उसका ये अधिकार होगा, और दूसरे धर्म का बेटा है, बेटी है, तो उसके लिए अलग कानून होगा। उसको बदलने के प्रयास के लिए पिछले वर्षों में बहस हुई है, उसमें बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनी है, संसद में उस पर चर्चा होना है। तो वो उनका आह्वान ये है कि सभी दल इसको विचार, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रातों रात उसको लागू कर दें, असली उनकी इच्छा ये है कि भाई इसको सबकी भागीदारी, सबका विकास हो रहा है, और जाति के कलंक को दूर करना, नीचे के तबके के लोग आए, दलितों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, जो संविधान है उनका, तो संविधान के लिए तो हमने बाकायदा 75 वर्ष हो चुके हैं, संविधान को तो हम सबसे अधिक बड़ा ग्रंथ मानते हैं। उन्होंने विपक्ष का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका अर्थ यही है कि विपक्ष के लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान को लागू तो वही कर रहे हैं। बल्कि मैं तो जोड़ूंगा कि उन्होंने शब्द नहीं उपयोग किया, लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को तो कांग्रेस ने ही 2 चुनाव हराया, 52 और उसके बाद 54, 56 में, उनकी 50 में डेथ ही हो गई। इसलिए कि जिन्होंने संविधान बनाया और आज वो संविधान की दुहाई देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और उनकी सरकार लगातार संविधान को ही आधार बनाती है। सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देती है तो कहती है भाई संविधान के बिना नहीं हम मानेंगे, चाहे कोर्ट कुछ भी कह दे। अभी हाल में भी एक फैसला आया, उस पर उन्होंने कहा कि संविधान में जितना है हम उतना ही करेंगे। तो संविधान तो एक असली ग्रंथ है। कोई किसी धार्मिक ग्रंथ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके धार्मिक आस्था अलग है, लेकिन उनके कानून उस आधार पर काम हो, ये उसके पक्ष में कतई नहीं है। जी बिल्कुल। और एक सर बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एक बिंदु जो उठाया था उस भाषण के दौरान, उन्होंने कहा हम जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, हमारी जो विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आंतरिक जो कह सकते हैं विरोधाभास या बाहरी जो चीजें हैं वो आपके बीच में दखल दे सकती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जैसे ही इस तीसरे टर्म में अपने काम को आए हैं और इसमें 3 गुना अपनी स्पीड के साथ काम करेंगे। तो इन सब बिंदुओं को, इन सब बातों को किस तरीके से पीएम मोदी ने जिस तरीके से बोला है, इसका क्या प्रभाव रह सकता है? ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये लोग कुछ मान रहे थे कि तीसरे कार्यकाल में आने के बाद या उसमें चूंकि और दलों का भी गठबंधन की सरकार में थोड़ा सहयोग लेना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में कहीं वो अपने कुछ एजेंडा बदलेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों को हमारी प्रगति से तकलीफ है, उसमें बाहरी तत्व भी है, यहाँ भी है, इसमें कोई शक ही नहीं। जयचंदों की कमी तो देखिए पुराने हमारे इतिहास में रही नहीं है। वो लोग भी, पृथ्वीराज चौहान के समय भी जयचंद आ गए थे। तो आज भी भारत में उसको राजनीतिक आधार पर या जातिगत आधार पर या कुछ विदेशी फंडिंग से तो उन्होंने विस्तार तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ बैठे हुए भी जो लोग हैं वो यदि गड़बड़ करते हैं, उससे जो प्रगति में रुकावट आती है उससे बचने की जरूरत होगी। और इसीलिए बाहरी जो हमारी ताकतें हैं, उन्होंने बल्कि बांग्लादेश का भी जिक्र किया कि वहाँ जो घटनाएं हुई हैं, लेकिन वहाँ जो हिंदू हमारे प्रभावित भाई हैं या जो अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ पर कहना चाहिए, उसमें सिख भी हो सकते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, वहाँ जिस ढंग से धार्मिक आधार पर हमले हो रहे हैं उसके प्रति चिंता है। लेकिन भारत सरकार, बांग्लादेश की जो भी सरकार है उसके साथ उसको बना करके, उनसे कह करके उनको भी सुरक्षित कर रही है। तो भारत की सरकार के लिए जो रुकावटें यहाँ जो डालने वाले लोग हैं, उसके लिए भी उन्होंने जनता को आगाह किया कि उनसे बचिए। जैसा मैंने कहा कि माओवादी तत्व भी हैं और आतंकवादी खालिस्तान के नाम पर पंजाब में या बंगाल में या कहीं पर जो माओवादी तत्व वहां पर हैं, यहाँ पर खालिस्तानी है। तो उसका सबका विस्तार करके इशारों में उन्होंने जिक्र कर दिया कि हमारी सीमाओं पर सेना सुरक्षित करती है, हमारे देश में कानून व्यवस्था, राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर के ऐसे जो तत्व हैं जो भारत की शक्ति, भारत के विकास को देखने में रुकावट डालते हैं, उनसे मिलकर के निपटना होगा। बिल्कुल सर, आज जो पीएम मोदी का जो भाषण था बहुत ही गौरव भरा और हमारे देश के लिए एक संदेश भरा था। हमारे साथ आपने तमाम सारी बातचीत की सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही हम दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।